अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का चैप्टर 4 जो कि है प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। सेक्शन 19 है सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, जिसके मुताबिक हर रेवेन्यू ऑफिसर अपने सीनियर के मातहत होगा और वो उसी के कंट्रोल के अंडर अपनी खिदमत सर अंजाम देगा। सेक्शन 20 इज़ पावर्स टू मेक रूल्स एज टू प्रोसीजर। सेक्शन 20 के मुताबिक गवर्नमेंट के अप्रूवल से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स बना सकते हैं जो कि इस एक्ट के साथ इनकन्सिस्टेंट ना हो और उनके मुताबिक रेवेन्यू ऑफिसर्स अपने प्रोसीजर्स को रेगुलेट कर सकें, अपनी कारकर्दगी सर अंजाम दे सकें। पॉइंट 2 के मुताबिक कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से इजेक्ट करने के लिए या पोजेशन डिलीवर करने के लिए ऑर्डर कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सिविल कोर्ट अपने मामलात में ऑर्डर करती है। अकॉर्डिंग टू पॉइंट 3, रेवेन्यू ऑफिसर अपने मातहत ऑफिसर को कोई भी केस रेफ़र कर सकते हैं जिसको वो इन्वेस्टिगेट करें और इनको रिपोर्ट्स दें और उसके मुताबिक वो अपना फ़ैसला सुना सकते हैं पार्टीज़ को मौका देने के बाद कि वो अपने मौक़िफ़ को बयान कर सकें। फिर सेक्शन 21 है पर्सन्स बाय होम अपीयरेंस एंड एप्लीकेशंस में बी मेड बिफोर एंड टू रेवेन्यू ऑफिसर्स। पॉइंट 1 के तहत पार्टीज़ ख़ुद रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पेश हो सकती हैं या फिर वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर अपने लॉयर को पेश कर सकती हैं। लेकिन ऐसा केस जहाँ पर पार्टी की पर्सनल अपीयरेंस ज़रूरी है, वहाँ पर लीगल प्रैक्टिशनर उसकी जगह पर नहीं आएगा, वहाँ पर पार्टी को ख़ुद ही आना होगा। पॉइंट 2 बताता है कि जब तक ऑफिसर इन राइटिंग ये अलाउ ना करें कि लीगल प्रैक्टिशनर को उसकी फ़ीस दी जाएगी, तब तक उसे इस काम की फ़ीस नहीं दी जाएगी। सेक्शन 22 इज़ पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स टू समन पर्सन्स टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। इसके पॉइंट 1 के तहत रेवेन्यू ऑफिसर जिस भी पर्सन के लिए ज़रूरी समझे कि उसे उसके सामने पेश होना है, वो उसकी हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए समन जारी कर सकते हैं। पॉइंट 2 इज़ ऐसा कोई भी पर्सन जिसे रेवेन्यू ऑफिसर ने बुलाया हो, वो उसी टाइम और प्लेस पर वहाँ पर उनके सामने हाज़िर होगा, या अगर उसको कानून इजाज़त देता है तो वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर को भी भेज सकता है। लेकिन CPC के तहत सेक्शन 132 एंड 132 के मुताबिक पर्दानशीन लेडी एंड 133 के मुताबिक वो लोग जिनको कानून एग्जेम्प्ट करता है पर्सनल अपीयरेंस से, उनको एग्जेम्पशन मिलेगी। पॉइंट नंबर 3 इज़ जो पर्सन इस ऑर्डर के तहत रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पेश हो रहा है, वो अपना बयान बिल्कुल सच पे मबनी देगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो प्रोड्यूस करेगा, या और कोई भी रिलेटेड थिंग जो इस मामले के लिए चाहिए होगी। सेक्शन नंबर 23 इज़ समन्स टू बी इन राइटिंग साइंड एंड सील्ड। हर समन जो भी पर्सन को बुलाने के लिए इशू किया जाए उसमें वो फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो राइटिंग में होगा, सेकंड वो प्रॉपरली पर्पस को बयान करेगा कि वो पर्सन किस लिए चाहिए, देन उस पर रेवेन्यू ऑफिसर के साइन एंड सील होना ज़रूरी है। 24 इज़ मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। नंबर 1 इज़ कि समन्स पर्सनली उस बंदे को डिलीवर किए जाएंगे या उसके ऑथराइज्ड एजेंट को, या नंबर 3 पे है उसके फैमिली मेम्बर को जो नॉर्मली उसके साथ रहता हो। नंबर 2 इज़ अगर ऐसा करना मुमकिन ना हो या समन रिसीव करने से इनकार कर दिया जाए तो उस इंसान का जो लास्ट नोन एड्रेस होगा उस पर अफिक्स कर दिया जाएगा, चस्पा कर दिया जाएगा। या अगर वो इंसान उस डिस्ट्रिक्ट में रहता ही नहीं है जहाँ पर वो रेवेन्यू ऑफिसर एम्प्लॉयड है और समन उस ज़मीन के मुतालिक है जो उस डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है, तो एक तो ये ऑप्शन है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में वो इंसान रहता है वहाँ के कलेक्टर को बाय पोस्ट समन सेंड किया जाएगा। सब सेक्शन 1 के मुताबिक उस पर्सन को समन करेगा। और सेकंड ऑप्शन है कि जहाँ पर वो ज़मीन वाक़या है उसके करीब किसी भी जगह पर जहाँ पर देखना आसान हो
उस समन को चस्पा कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 इज़, अगर समन बहुत ज़्यादा लोगों को देना है कि उन सबको पर्सनली डिलीवर करना पॉसिबल नहीं है, तो उनमें से कुछ पर्सनस को वो समन भेज दिया जाएगा जिनको भी रेवेन्यू ऑफिसर मुनासिब समझे। नंबर 4 इज़ कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के ज़रिए या किसी भी और तरीके के ज़रिए या रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए वो समन उस पर्सन को भेजा जा सकता है। पॉइंट नंबर 5 इज़, जब समन को इस तरीके से भेजा जाए तो नॉर्मली डिलीवरी में जितने दिन लगते हैं उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर ये कंसिडर करेगा कि वो पोस्ट उसको मौसूल हो गई है, या अगर ईमेल या शॉर्ट मैसेज के ज़रिए उसको समन सेंड किया गया है तो जो ही कंफर्मेशन मिलेगी ये कंसिडर कर लिया जाएगा कि समन उस पर्सन तक पहुंच चुका है। नाउ सेक्शन 5 इज़ मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, ऑर्डर, प्रोक्लेमेशन और कॉपी देयर ऑफ। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 24 के तहत समन सेंड किया जाएगा, और अगर नाम या डेजिग्नेशन में कोई माइनर सा या कोई एरर आ गया है तो उसकी वजह से इसे इनवैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई बहुत वाज़ह नाइंसाफ़ी ज़ाहिर ना हो रही हो। 26 इज़ मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन। इस सेक्शन के मुताबिक बाकी सब तरीक़ों के साथ साथ बीट ऑफ ड्रम यानी ड्रम बजाकर और किसी वाज़ह जगह पर यह नोटिस चस्पा कर जहाँ वो ज़मीन वाक़या है इस समन को यकीनी बनाया जाएगा। सेक्शन 27 इज़ इंक्वायरीज अंडर द एक्ट टू बी डीम्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इस एक्ट के तहत जो भी इंक्वायरी की जाएगी उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग कंसिडर किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पेनल कोड सेक्शंस 193, 219 एंड 228, और रेवेन्यू ऑफिसर जो ये इंक्वायरी कर रहे हैं उनको कोर्ट कंसिडर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 इज़ कि सब हियरिंग्स और डिसीजंस पब्लिक होंगे, प्राइवेट नहीं होंगे, और एजेंट्स और पार्टीज़ को नोटिस के ज़रिए मुतला किया जाएगा। नाउ सेक्शन 28 इज़ लैंग्वेज ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। गवर्नमेंट के नोटिस के मुताबिक किसी भी प्रोविंस के किसी ख़ास इलाके में जो ज़ुबान बताई जाएगी उसी में प्रोसीडिंग्स की जाएगी, जो कि नॉर्मली उर्दू होती है। नाउ सेक्शन 29 इज़ अरेस्ट ऑफ डिफ़ॉल्टर टू बी मेड अपॉन वारंट। इस सेक्शन के मुताबिक अगर कोई भी डिफ़ॉल्टर है तो उसको अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत होगी, जो कि कॉम्पिटेंट रेवेन्यू ऑफिसर इशू करेंगे। सेक्शन 30 इज़ पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स टू एंटर अपॉन एनी लैंड्स और प्रेमिसेस फॉर पर्पस ऑफ मेजरमेंट्स एट्सेट्रा। इस सेक्शन के मुताबिक रेवेन्यू ऑफिसर्स किसी भी ज़मीन में जा सकते हैं उसकी मेजरमेंट के लिए, डिमार्केशन, फिक्सेशन, इंस्पेक्शन या किसी भी तरह की किसी भी तहकीक के लिए वहाँ पर जा सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट हो। लेकिन अगर वहाँ पर लोग रहते हैं तो या तो उनको पहले नोटिस दिया जाएगा 7 डेज़ का, या फिर उनसे परमिशन ली जाएगी, और इसमें रिलीजियस और सोशल एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखा जाएगा। नाउ सेक्शन 31 इज़ प्लेस ऑफ सिटिंग्स। इस सेक्शन के मुताबिक रेवेन्यू ऑफिसर अपनी जुरिस्डिक्शन के लिमिट्स में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है, सिवाय असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड के। पॉइंट 2 इज़ असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड जिस डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयड है वहाँ पर अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। 32 इज़ प्रोसीडिंग्स हेल्ड ऑन हॉलीडेज़। अगर कोई भी प्रोसीडिंग किसी हॉलीडे पे की जाए तो उसको इनवैलिड नहीं कहा जाएगा, सिर्फ इस बिना पर कि वो छुट्टी वाले दिन हुई है। 33 इज़ सेल्स। गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन के ज़रिए बता सकती है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स अपनी सेल के साइज़ और डिस्क्रिप्शन की बनवाएंगे। सेक्शन 34 इज़ कॉस्ट्स। इसके मुताबिक रेवेन्यू ऑफिसर्स किसी भी प्रोसीडिंग के कॉस्ट्स बता सकते हैं, और अगर वो कॉस्ट नहीं ले तो उसकी रीज़निंग देनी होगी। 35 इज़ पेनल्टी। अगर कोई भी पर्सन जिसको प्रोक्लेमेशन, नोटिस, समन या किसी भी तरीके से बुलाया जाए जो उसके रेजिडेंस का एरिया है या जहाँ पर वो अपनी लैंड कल्टिवेट करता है या होल्ड करता है और वो ना आए तो उसको 500 रुपीज़ तक फ़ाइन हो सकता है। नाउ चैप्टर 5 विलेज ऑफिसर्स। सेक्शन 36 रूल रेगुलेटिंग अपॉइंटमेंट्स एट्सेट्रा ऑफ विलेज ऑफिसर्स। इसके मुताबिक गवर्नमेंट के अप्रूवल से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विलेज ऑफिसर्स यानी दही अफसरान का पनिशमेंट, ड्यूटीज़, अपॉइंटमेंट, सस्पेंशंस, एमोल्यूमेंट्स एंड रिमूवल यानी उनके लिए सज़ा, ड्यूटीज़, अपॉइंटमेंट्स वगैरह मुतय्यन कर सकते हैं। सेक्शन 37 इज़ विलेज ऑफिसर्स सेस। इस सेक्शन के मुताबिक
وہ ولیج آفیسرز جو گورنمنٹ سرونٹس نہیں ہیں اور جن کی کوئی فکس سیلری نہیں ہے، تو گورنمنٹ ان کے لیے مختص کر سکتی ہے، جس کو اردو میں محاصل خاص کہا جاتا ہے، اور یہ 5% سے زیادہ نہیں ہو سکتا، جو کہ زمین کا ریونیو ہوگا۔ اور بورڈ آف ریونیو اس ولیج آفیسر سیس کی کلیکشن، کنٹرول اور ڈسٹریبیوشن کے لیے رولز بنا سکتی ہے۔ ناؤ سیکشن 38 از ریسٹرکشنز آن اٹیچمنٹ اور اسائنمنٹ آف ریمینوریشن آف ولیج آفیسرز۔ اس سیکشن کے مطابق جو ولیج آفیسرز کے لیے ریمینوریشن فکس کی جائے گی، وہ کسی بھی سول یا ریونیو کورٹ میں اٹیچ نہیں کی جا سکتی۔ مطلب اگر اس ولیج آفیسر پہ کوئی بھی دعویٰ کیا جائے یا بیوی دعویٰ کر دے بچوں کے خرچے وغیرہ کے لیے، تو یہ ریمینوریشن اٹیچ نہیں کی جا سکتی، اور اگر اس بابت کوئی بھی حکم دیا جائے تو وہ وائڈ ہوگا جب تک کہ وہ بورڈ آف ریونیو کے مطابق نہ کیا جائے۔ یہاں تک ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں 2 چیپٹرز، چیپٹر 4 اینڈ چیپٹر 5۔ چیپٹر 4 تھا سیکشن 19 سے 35 تک، اور چیپٹر 5 ہے سیکشن 36 سے 38 تک۔ کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔